हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं धीरज और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंडिया चाइना करंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो शुरुआत करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ जो बेल आइकन दे रखा है उसे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ लाइक कर लें, है ना। बाद में वीडियो में आप देखते हुए बहुत व्यस्त हो जाएंगे, तो अभी के अभी लाइक कर लीजिए और वीडियो के बाद जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंडिया चाइना करंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद, और उसके बाद डोकलाम स्टैंड ऑफ, फिर गलवान वैली इंसिडेंट, फिर सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और लास्ट में हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ये थ्योरी क्या है। ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो कई लोगों ने सुना होगा, नेकलेस ऑफ डायमंड्स मेरे हिसाब से आप लोगों में कुछ कम ही होंगे जिन्होंने इस बारे में सुना होगा, तो इस बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट। तो आपको तो पता ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो किसके साथ है, चाइना के साथ है। तो इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके क्या क्या पहलू है, ये सब हम जानेंगे। तो हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ, ये लिंक्ड है तिब्बत इशू के साथ। ये कैसे लिंक है मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले चलता हूँ। माओ के टाइम में माओ जेडोंग कौन थे? माओ जेडोंग वो थे जिन्होंने चाइना के अंदर कम्युनिज्म लाए थे, साम्यवाद लाए थे। 1949 में उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई वहाँ पे, ओके, और वहाँ कम्युनिज्म आ गया चाइना में। तो उनकी एक फिलॉसफी थी दोस्तों, उन्होंने एक पॉलिसी, एक नीति दी, पाम एंड फिंगर्स टेक्निक। अब ये पाम एंड फिंगर्स टेक्निक क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उनके हिसाब से पाम एंड फिंगर्स क्या होता है, पाम मतलब हथेली और फिंगर्स बोले तो अंगुलियां। तो उनके हिसाब से जो पाम है वो तो है तिब्बत, और जो ये अंगुलियां हैं 5, ये है 5 हिमालयन किंगडम्स। ये कौन कौन से हिमालयन किंगडम्स हैं देख लेते हैं। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो उनका ये कहना था दोस्तों कि तिब्बत चाइना का पार्ट है और ये जो 5 अंगुलियां हैं, ये जो 5 हिमालयन किंगडम्स हैं, ये तिब्बत का पार्ट है, यानी चाइना का पार्ट है। तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहीं पे भी चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। बट इसको 1950s में काफ़ी प्रचार किया गया था इसका। इवन वहाँ पे चाइना में बच्चों की किताबों में भी ये आने लग गया था कि भाई ये पाम एंड फिंगर टेक्निक के बारे में, कि तिब्बत और ये 5 जो राज्य हैं ये सब चाइना का हिस्सा है, ओके। और इवन जहाँ जब इन्होंने तिब्बत ले लिया तो उसके बाद तो वहाँ पे आर्मी थी, उन्होंने भी इसका काफ़ी प्रोपेगेंडा, काफ़ी प्रचार किया इस बारे में, ओके। तो ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसका, बट ये पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है, माओ जेडोंग से। तो इसके ऊपर चाइना ने ये क्लेम किया कि ये जो 5 स्टेट्स है इसको भी हमें आज़ाद करना है, किससे, भारत से, नेपाल से, भूटान से, इन सबको लेना है और किस में जोड़ देना है, हमें हमारे चीन में जोड़ देना है, ओके। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ था कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया, ओके। तो वो पाम तो उन्होंने ले लिया, अब फिंगर्स की बारी थी। तो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी थी माओ की, चाइना की, और चाइना के लीडर थे माओ, तो उनकी काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी थी, है ना। लैंड को लेके वो लैंड एक्विजिशन करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। वो हिस्ट्री का दावा करते थे कि हिस्ट्री में ये सारे जो स्टेट्स है ये चाइना के पार्ट थे, तो ये पार्ट्स हमारे होने चाहिए अभी भी, ओके। तो 50 में जब तिब्बत को इन्होंने कब्जा कर लिया तिब्बत पर, तो इनका दूसरा लक्ष्य बन गया कि ये बाकी जो स्टेट्स हैं इन पे भी हमारा कब्जा हो, और इन्होंने शुरू कर दी थी अपनी नीति। तो इंडिया दोस्ती चाहता था हमेशा चाइना से भी। जब 50 में तिब्बत पर उसने कब्जा कर लिया तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने ऊपर से उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, हमने मान लिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। हमें बार्गेनिंग पावर मिली थी उस टाइम पे, है ना। कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज या ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनको ये पसंद नहीं आया कि चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी कंट्री ने सबसे ज़्यादा अगर लैंड एक्वायर करी है तो वो है चाइना, ओके। तो ये पसंद नहीं आया किसी भी कंट्री को, पर इंडिया के पास एक बार्गेनिंग पावर थी कि हम अगर आपको एक्नॉलेज कर लेते हैं कि तिब्बत आपका पार्ट है तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ये हम बार्गेन कर सकते थे, बट हमने नहीं किया, और हम घाटे में रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ प्रिविलेजेस थे तिब्बत से, है ना।
क्योंकि जब ब्रिटिश राज के साथ काफ़ी ट्रीटीज़ थी तिब्बत की, तो वो ट्रीटीज़ के अनुसार अब इंडिया उसका फ़ायदा उठा सकता था, वो भी हम नहीं उठा पाए क्योंकि तिब्बत अब चाइना का पार्ट है। अब हमें चाइना से डील करना पड़ेगा, ना कि तिब्बत से। ओके, चलो 1950 में ऐसा इशू हो गया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी चाइना नहीं रुकता है दोस्तों। वो क्या करता है? वो अपनी इसी एक्सपेंशनिस्ट नीति पर चलता है और उसने जो आपको पता है कि 62 में हमारे साथ वॉर हो गई, फुल फ्लेज वॉर हो गई, बट उससे पहले ही इसने कुछ जो एरिया है वो कैप्चर कर लिए थे। देखिए, हम मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो अक्साई चीन का पार्ट है, ये जो एक सेकेंड, हाँ, ये जो अक्साई चीन का पार्ट है यहाँ पर, इंक चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो पार्ट है अक्साई चीन का, ये वैसे 62 में चाइना ने एक्वायर कर लिया था, बट इससे पहले ही 57-59 में ही उन्होंने यहाँ पे एक रोड बना ली थी। यहाँ पे एक रोड बना ली थी अक्साई चीन में, और ये इन्होंने कनेक्ट करने के लिए बनाई थी तिब्बत को अपने जिनजियांग प्रोविंस से। ये जो जिनजियांग प्रोविंस है दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है और ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है चाइना के लिए। चाइना को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इथनिक इश्यूज हो जाते हैं, तो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए चाइना को अपनी वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए थी। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव एरिया है चाइना के लिए। चाइना इसको एक्वायर करना चाहता था। तो उससे पहले ही देखो, हमारा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा पहले। ओके, 1962 से पहले पहले हमारा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे पेट्रोलिंग करती थी, बट यहाँ इधर ही यहाँ तक ही सीमित थी। तो इन्होंने क्या इसका फ़ायदा उठाया है, और ऊपर से यहाँ कोई पॉपुलेशन, यहाँ पे जनसंख्या कोई रहता नहीं था, बहुत बहुत कम जनसंख्या थी। तो इसका फ़ायदा उठा के यहाँ चाइना ने क्या किया, एक रोड बना लिया। इस रोड के बारे में इंडिया को भनक भी नहीं लगी दोस्तों, और हमें ये पता चला इवन चाइनीज़ मीडिया से, उनके न्यूज़पेपर से, कि यहाँ उन्होंने रोड बना ली है। जब मीडिया ने बताया, चाइनीज़ मीडिया ने, कि हमने यहाँ पे रोड कंप्लीट हो गई है, जब वो कंप्लीट हो गई उसके बाद इंडिया को पता चला, और उसके बाद इसका विरोध भी किया इंडिया ने, बट कुछ इसका हो नहीं पाया। ओके, चलिए, ये सब हुआ। उसके बाद भी चाइना नहीं रुका। चाइना ने 62 में हमारे साथ फुल फ्लेज वॉर, सीमा युद्ध किया, और ये युद्ध उसने तीनों फ्रंट पे एक साथ किया। ये जो फ्रंट है यहाँ पे लद्दाख, ये यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड वाला एरिया, और ये अरुणाचल सिक्किम वाला जो एरिया है, यहाँ तीनों फ्रंट पे एक साथ उसने अटैक कर दिया। ये एक सरप्राइज था इंडिया के लिए। इंडिया बिल्कुल भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। चलिए, ये वॉर हो गई, उसमें उसको फ़ायदा भी मिल गया। ये अक्टूबर 1962 में हुई, 1 महीने चली, और नवंबर में सीज़ फायर भी कर लिया चाइना ने। और चाइना ने क्या किया, अपने ट्रूप्स यहाँ अरुणाचल से तो बाहर निकाल लिए, बट अक्साई चीन उसने अपने कब्जे में ही रखा। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अक्साई चीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्या कनेक्ट करता है, तिब्बत को उसके जिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है डायरेक्ट। ये उसने रोड भी बना ली थी, और इसको कवर करने के लिए ये थोड़ा आगे आ गया। ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो यहाँ पे, ये जो लाल पोर्शन जहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे है हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जहाँ पर चाइनीज आर्मी ने इसे छोड़ दिया, ओके, जहाँ पे चाइनीज आर्मी आके तैनात हो गई और इंडियन आर्मी आके तैनात हो गई, उसी को LAC कहते हैं, है ना। ये एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कोई डीमार्केटेड लाइन नहीं है, इसे कोई बनाया नहीं गया, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे अभी अगर उन्होंने आगे बढ़ गए, और इसी पे ज़्यादा डिस्प्यूट है दोस्तों, इसी वजह से वहाँ पे हमारे काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं। अभी जो गलवान वैली हुआ, इसके अलावा भी काफ़ी, तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से ये लाइन जा रही है। इसी वजह से हम काफ़ी उसमें मुठभेड़ में रहते हैं हमेशा। जबकि पाकिस्तान के साथ ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाती है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये डीमार्केटेड लाइन है। ये डीमार्केट बोले तो ये चिन्हित की हुई है, और LAC जो है वो चिन्हित नहीं की हुई। यही फ़र्क है दोनों में। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो अच्छा, इन्होंने अक्साई चीन तो अपने पास रख लिया, और अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गए, यहाँ पीछे आ गए। तो ये हमारी जो LAC है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है लाइन का वो है, और यहाँ पे जो LAC है वो यहाँ पे, ये लाल लाइन जो यहाँ पे जा रही है इस तरफ वाली, ये है हमारा LAC। ओके, ठीक है। तो वॉर हो गई, चले गए हम, LAC बन गई, सब कुछ हो गया, उन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया अक्साई चीन को। इसके बाद इंडिया थोड़ा सतर्क हो गया। ओके, इसी के बाद हमारे बॉर्डर इश्यूज स्टार्ट होते हैं, कि वो क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है कि ये रेड पार्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिस्प्यूटेड है। वो क्लेम करता है पूरा अरुणाचल प्रदेश, उससे पहले वो सिक्किम भी क्लेम करता था, ठीक है। अब सिक्किम को उसने एक्नॉलेज कर दिया 2003 में। उसके बाद ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे, कुछ हिमाचल और उत्तराखंड का पार्ट है, ये डिस्प्यूटेड है, और मेन पार्ट ये अक्साई चीन वाला जो लद्दाख का पार्ट है, लेह लद्दाख का, ये
डिस्प्यूटेड है दोस्तों। तो इसको इंडिया ने तीन पार्ट में बांटा है हमने, वेस्टर्न सेक्टर, पश्चिमी क्षेत्र, सेंट्रल सेक्टर, मध्य क्षेत्र और ईस्टर्न सेक्टर, पूर्वी क्षेत्र। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे आगे, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। चलिए, तो वेस्टर्न सेक्टर देखते हैं। ये देखिए, ये पाम एंड फिंगर टेक्निक, तिब्बत, और ये जो 5 राज्य है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो पाम टेक्निक मैंने आपको बताई थी, यही है वो 5। ये देखिए 5, ये तिब्बत हो गया पाम, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गए उसके फिंगर्स, अंगुलियां। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले वेस्टर्न सेक्टर से। ओके, वेस्टर्न सेक्टर कहाँ है दोस्तों? ये लद्दाख वाला एरिया, ये है वेस्टर्न सेक्टर। ओके, तो इस सेक्टर, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चाइना ने यहाँ रोड बना दिया, अब तो इन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना लिए हैं, रोड नेटवर्क बना लिया है, काफ़ी उन्होंने हेलीपैड्स बना लिए हैं जहाँ पे प्लेन लैंडिंग्स कर सकते हैं वो, है ना, एयरपोर्ट्स बना दिए हैं, मिलिट्री एयरपोर्ट्स बना दिए हैं। तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ डेवलप कर दिया है, जबकि अपने इंडिया का यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो वेस्टर्न सेक्टर में जो मेन डिस्प्यूट है दोस्तों, ये 2 लाइन से रिलेटेड है, और ये दोनों लाइन जो है, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, ये किसने प्रस्तावित की थी? ब्रिटिशर्स ने ये ब्रिटेन ने ये प्रस्तावित की थी। तो इन लाइन के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या डिस्प्यूट है। और ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जॉनसन लाइन जो है, ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर की तरफ, ये दिख रही है आपको, ये यहाँ से ये जो जा रही है ना, ये कुनलुन रेंज है, यहाँ से ये जो जा रही है, ये है जॉनसन लाइन। ओके, जो ब्रिटिशर्स ने पहले जॉनसन लाइन दी, और जॉनसन लाइन का जो मेन क्रक्स था, ये कुनलुन रेंज दिख रही है आपको। ये कुनलुन माउंटेन कहाँ है? ये चाइना के अंदर है कुनलुन माउंटेन। तो ये कुनलुन माउंटेन की जो क्रेस्ट लाइन है, क्रेस्ट लाइन क्या होती है दोस्तों? एक पर्वत श्रृंखला की जो चोटी होती है, इन जो श्रृंखला है, इनकी चोटियों को अगर जोड़ा जाए एक लाइन से, तो उस लाइन को कहते हैं क्रेस्ट लाइन। तो कुनलुन रेंज की जो क्रेस्ट लाइन है, ये मान ली उन्होंने बॉर्डर। ओके, ये मान लो बॉर्डर, तो ये है जॉनसन लाइन। ब्रिटिशर्स ने कहा कि इसको बॉर्डर मान लेते हैं, तो ये जॉनसन लाइन प्रपोज की उन्होंने इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया तिब्बत के बीच में, कि ये इनके बीच में बॉर्डर होगी। ओके, तो इंडिया इसको मानता है कि भाई जॉनसन लाइन के हिसाब से जो बॉर्डर है वो है लेजिटिमेट, वो है, उसको सपोर्ट करता है इंडिया। दूसरी लाइन क्या है? मैकडोनल्ड लाइन। जो मैकडोनल्ड लाइन है दोस्तों, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइन, ये है मैकडोनल्ड लाइन। हाँ, मैकडोनल्ड वही बर्गर वाला मैकडोनल्ड है। ओके, तो मैकडोनल्ड लाइन जो है, ये काराकोरम रेंज की जो क्रेस्ट लाइन है, क्रेस्ट लाइन मैंने आपको बताई थी। तो काराकोरम रेंज, जो ये काराकोरम माउंटेन्स है, वो यहाँ पर है दोस्तों। ये देखिए, काराकोरम पास है यहाँ पे, है ना। तो ये काराकोरम यहाँ से गुजरती है, यहाँ से है। तो जो काराकोरम रेंज है, उसकी जो क्रेस्ट लाइन है, उसको मान लिया इन्होंने बॉर्डर, और उसे नाम क्या दिया? मैकडोनल्ड लाइन। तो इसको चाइना सपोर्ट करता था, फिर से सुन लीजिए, करता था, इसका सपोर्ट करता था, अब नहीं करता। अब तो इन्होंने LAC में जहाँ पे ये खड़े हैं, उससे भी आगे ये करते हैं कि भाई इससे भी आगे है हमारी ज़मीन, और हम तो पीछे खड़े हैं, उससे आगे भी वो लोग क्लेम करते हैं। तो पहले वो सपोर्ट करते थे मैकडोनल्ड लाइन को, 59 तक वो इसको सपोर्ट करते थे कि मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से मैप होना चाहिए, ना कि जॉनसन लाइन के हिसाब से। ओके, और इसके हिसाब से, मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से, अक्साई चीन का पार्ट क्या हो गया? अक्साई चीन जो ये पार्ट है, ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है, ये अक्साई चीन का पार्ट चाइना के अंदर आता है। और जॉनसन लाइन के हिसाब से, ये पार्ट इंडिया में आता है। ओके, तो इंडिया इसका सपोर्ट करता है। अब चाइना तो इसको वैसे मैकडोनल्ड लाइन को नहीं मानता अब, पर पहले वो इसको सपोर्ट करता था। ओके, तो जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो वेस्टर्न सेक्टर का क्रक्स यही है, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको इन दोनों लाइन के बारे में बताना है, और बताना है कि कहाँ है ये। आप छोटा सा मैप भी बना सकते हैं ऐसे, ओके, कि जॉनसन लाइन इस तरफ है, इससे अक्साई चीन इंडिया में आता है, मैकडोनल्ड लाइन यहाँ है, और इससे अक्साई चीन का पार्ट बन जाता है ना, चीन के अंडर आ जाता है। और ये भी कि भाई ये पहले इसको सपोर्ट करते थे, अब इसको सपोर्ट नहीं करते। अब तो वो क्लेम करते हैं कि हमारी ज़मीन और आगे है ना, धीरे धीरे वो पूरा कश्मीर को क्लेम करने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेस्टर्न सेक्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। होप करता हूँ इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस नाम को याद रखना, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन वही बर्गर वाला, और जॉनसन बेबी एंड बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना जैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर देखते हैं हम। सेंट्रल सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये बीच का जो पार्ट है यहाँ पर, ये है सेंट्रल सेक्टर। हिमाचल और उत्तराखंड वाला पार्ट है,
है ना। ये लीस्ट डिस्प्यूटेड है, सबसे कम यहाँ पे विवाद है। इवन यहाँ पे इंडिया और चाइना ने मैप्स भी एक्सचेंज कर दिए हैं, अपने अपने मैप्स, और उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने हाँ हामी भर दी है एक दूसरे के साथ, और बहुत कम डिस्प्यूट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, क्योंकि कोई किसी तरह का विवाद ज़्यादा है नहीं। तो सेंट्रल सेक्टर के बारे में इतना ही है। इसके बारे में बस ये याद रखना है कौन से रीजन में आता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में आता है। ओके, इसके आगे चलते हैं हम ईस्टर्न सेक्टर में। अब ये ईस्टर्न सेक्टर वाला कौन सा पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और यहाँ पे मेन डिस्प्यूट किसका है, मैकमोहन लाइन का है। अच्छा, ये नाम याद रखना, मैकमोहन, कंफ्यूज मत होना। पहले हमने जो लाइन के बारे में पढ़ा था वो था मैकडोनल्ड, जो बर्गर वाला मैकडोनल्ड है। ये मैकमोहन है, मैकमोहन। ठीक है, ये जो मैकमोहन लाइन कहाँ पे है दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए, जो ये येलो लाइन जो ये दिख रही है ऊपर, ये है मैकमोहन लाइन, है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है और इंडिया इसको सपोर्ट करता है। अब इस मैकमोहन लाइन की हिस्ट्री क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं। ये कब कब आया, ये मैकमोहन लाइन कब प्रस्तावित की गई और इसको कब ये पिक्चर में आई। 1914 में, 1914 13-14 में एक कन्वेंशन हुई थी, है ना। किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और तिब्बत डेलीगेशन के बीच में। तो इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि मैकमोहन लाइन जो है ये हमारे बीच में बॉर्डर होगी, है ना। तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ये बॉर्डर होगी, और इसको एक्सेप्ट किया। इस ट्रीटी पे साइन हुए, किसने साइन किए, तिब्बत ने और ब्रिटिशर्स ने। चाइना इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, वो इसको खारिज करता है। वो कहता है कि इसको हमने साइन नहीं किया, इसको तिब्बतन्स ने साइन किया है, और तिब्बत के पास ये ऑटोनॉमी नहीं है ना। वो कौन होता है ये साइन करने के लिए, ये तो हम करेंगे। तो वो इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, और वो क्लेम करता है पूरे अरुणाचल प्रदेश को। इसके पीछे भी देखिए ये टैक्टिक है, चाइना हमेशा कुछ ना कुछ अपना फायदा देखता है। अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग एरिया है, यहाँ पे ये तवांग एरिया है, ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने भी इसे अपने एरिया में लेने के लिए ही ये लाइन जो है ये डिमार्केट कर दी, ताकि कोई डिस्प्यूट नहीं हो फ्यूचर में। ओके, ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है। यहाँ जो तिब्बत का मेन जो अनाज उगता था वो यहीं पे उगता था। ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है, तो इसको कैप्चर करने के लिए, इसी के बारे में, अब इसी के बारे में, इसी को कैप्चर करने के लिए, इसी पे अपना कब्जा जमाने के लिए, पूरे अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा जमाने के लिए चाइना क्लेम करता है कि भाई ये सब पार्ट हमारा है, मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते। तो यहाँ मेन डिस्प्यूट मैकमोहन लाइन का ही है, इससे ज़्यादा ईस्टर्न सेक्टर में जानने के लिए नहीं है। वैसे उससे पहले सिक्किम का पार्ट भी, चाइना सिक्किम को भी क्लेम करता था, बट लेटर ऑन सिक्किम को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इंडिया का पार्ट है। ओके, चलिए, तो आपका वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर, मेरे हिसाब से इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न में हमने दो लाइन के बारे में पढ़ा, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन। ओके, और जो सेंट्रल सेक्टर है वहाँ तो कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट है नहीं, और ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको जनरली एग्जाम्स में मैकमोहन लाइन को लेके काफ़ी सवाल आते हैं। मैकडोनल्ड और मैक जॉनसन, ये जो जॉनसन लाइन है, इस पे आपके सवाल बनना, पूछ सकते हैं आपको सवाल, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बट जनरली बच्चे गलतियाँ करते हैं मैकमोहन में। वो ये जो मैकमोहन लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल में, ना कि लद्दाख में। लद्दाख में जो लाइन है वो कौन सी है, मैकडोनल्ड लाइन है, और उसे हम वैसे नहीं एक्सेप्ट करते, इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम दूसरा इंसिडेंट ले लेते हैं, डोकलाम इंसिडेंट। तो ये डोकलाम इंसिडेंट क्या था ये हम जान लेते हैं। ये एक स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइनीज़ आर्मी के बीच में। कब हुआ था, 2017 में। तो ये इशू क्या है, डोकलाम क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। डोकलाम एक्चुअली दोस्तों 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, जो कि प्लेटू और वैली है, पठार और घाटी, है ना। इसको मिला के ये जो उसको डोकलाम कहा गया। ये कहाँ पर स्थित है, ये भूटान में है, और ये भूटान में है, बट ये ट्राई जंक्शन पे है इंडिया, चाइना और भूटान के। ये देखिए, एक बार मैप में देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये रहा, ये डोकलाम है यहाँ पे, है ना, ये डोकलाम है। और डोकलाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सिक्किम है इंडिया, और ये यहाँ पे चाइना। तो ये ट्राई जंक्शन पे है, तीनों के ट्राई जंक्शन पे है, इसलिए ये काफ़ी डिस्प्यूटेड है। इंडिया और भूटान के बीच में डिस्प्यूट नहीं है, इंडिया उसको भूटान का ही हिस्सा मानता है, बट चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे इस एरिया को भी चाइना क्लेम करता है, ये इतना सा एरिया जो है यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप है। और इसके अलावा भी रिसेंटली भी उन्होंने कुछ न्यूज़ निकाली थी कि जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है ये भूटान का, वो चाइना का पार्ट है। ये बड़ा ही हास्यास्पद था, क्योंकि वो उसके साथ बाउंड्री भी नहीं बनाते हैं। चलिए, ये सब तो चाइना की आदत है। हम इस मुद्दे के बारे में जान लेते हैं कि डोकलाम जो है इंसिडेंट हुआ क्या था उस समय, है ना। तो
डोकलाम में क्या हुआ था दोस्तों, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया है, ये यहाँ पे चाइना में इसको चुम्बी वैली कहते हैं। ओके, चुम्बी वैली। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया डोकलाम की तरफ ऐसे। ओके, और जैसे ही भूटान के जो आर्मी को पता चला ये कि ये यहाँ पे रोड बना रहे हैं, वो डोकलाम की तरफ रोड बना रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया, उनसे हेल्प मांगी, और इंडियन आर्मी यहाँ पे डोकलाम प्लेटू पे पठार पर आकर खड़ी हो गई, तैनात हो गई, और उन्होंने सचेत किया चाइनीज़ आर्मी को कि आप ये रोड बनाना बंद कीजिए, ये गलत है। ठीक है, और इसी के साथ इन दोनों आर्मी के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया, एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हो गए। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई झगड़ा नहीं होता, बट आमने सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब एक स्थिति होती है झगड़े की, बट झगड़ा होता नहीं है। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक स्टैंड ऑफ हो गया, और ये काफ़ी लंबा चला था, 70-80 दिन तक चला था, काफ़ी न्यूज़ में भी था उस समय, है ना। तो 2017 में हुआ था, देखिए 16 जून से लेके 28 अगस्त तक। ओके, और अब ये चलो ये स्थिति तो पैदा हो गई, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है हम देख लेते हैं। डोकलाम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, चाइना इसके पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है। देखिए, ये जब हम डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी हाइट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। 1962 की जो वॉर थी उसमें भी चाइना ने क्या किया था, हमें तो बिल्कुल पता नहीं था कि भी चाइनीज़ आर्मी आ रही। चाइनीज़ आर्मी ने हमारे सारे उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लेके आ गए, वो सारे ट्रूप्स आके बॉर्डर पे खड़े हो गए, और वो उन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली। स्ट्रेटेजिक पोजीशन बोले तो एक हाइट पे जाके खड़े हो गए। अब जो इंडियन आर्मी सामने से आएगी वो वैसे भी डिसएडवांटेज में होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, जबकि उनको वहाँ पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हाइट एक मेजर रोल प्ले करती है, और जैसे मैंने बताया आपको, डोकलाम क्या है, एक पठार है, एक प्लेटू है। तो इस वजह से चाइना वहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाहती है, ताकि वो एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे पोजीशन पे रहे, और अभी फिलहाल वो अच्छे पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो बताया था आपको, ये चुम्बी वैली है यहाँ पे ऊपर, है ना, चुम्बी वैली है। चुम्बी वैली क्या होती है, घाटी, घाटी तो हमेशा नीचे की तरफ होती है, तो वो वैसे भी वहाँ पे डिसएडवांटेज में है ना। और उन्हें पता है कि भाई भूटान के साथ इनके अच्छे रिलेशन है, तो डोकलाम पे इंडिया की अच्छी कमांड है, वो जाके कभी भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है चाइना के पास, तो वो उसे कैप्चर करना चाहता है, इसीलिए वो रोड बना रहा था वहाँ पे। एक तो ये पॉइंट है इस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे सिलीगुड़ी, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये किसके अंदर आता है, ये इंडिया में आता है, इंडिया के वेस्ट बंगाल में। एक मिनट, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ना कि आसाम के पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है सिलीगुड़ी। ये याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा सिलीगुड़ी तो यहाँ ऊपर है, ये तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होना चाहिए, जबकि ये बंगाल का पार्ट, वेस्ट बंगाल का पार्ट है ना। आपको पता है ना, वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है वो यहाँ तक है, ऊपर तक। ठीक है, ये है सिक्किम। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये देख रहे हैं आप कितना पतला है, इसे चिकन नेक भी कहते हैं। चिकन नेक, हाँ, मुर्गी की गर्दन। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। चिकन नेक उस एरिया, उस चीज़ को बोला जाता है, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही सेंसिटिव, है ना। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि अगर डोकलाम पे चाइना आ गई, है ना, चाइनीज़ आर्मी का यहाँ कब्जा हो गया, तो ये काफ़ी नज़दीक है, देखिए यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। तो वो क्या कर सकता है, कभी अगर हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, हमारी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो वो यहाँ पे हमारे ये काट सकता है, यहाँ पे ये चोक पॉइंट है, यहाँ पे ये काट सकता है, और हमारा पूरा जो पूर्वी पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये हमारे मेन पार्ट जो है भारत के, उससे अलग कर सकता है, हमारी कनेक्टिविटी में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से भी ये डोकलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया के यहाँ पे भी इंटरेस्ट है कि डोकलाम जो है वो भूटान के पास रहे तो अच्छा है, यहाँ चाइना यहाँ पे कब्जा ना कर पाए। ठीक है, तो आपको ये पता चल गए 2 पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 2 पॉइंट ही याद रखने हैं। ओके, बाकी कहानियाँ जो है वो आपको इतनी याद नहीं रखनी। ठीक है, आप ये जो बता सकते हैं कि यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, फिर बाद में कौन, इंडियन आर्मी ने आके उन्हें रोक लिया, स्टैंड ऑफ हो गया 70-80 दिनों का। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस 2 है। एक, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइट पे है। दूसरा, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट और जो मेन पार्ट है इसको जोड़ता है चिकन नेक। बहुत पतला सा, देखो बहुत पतला सा कॉरिडोर है, तो इस पे भी चाइना का कब्जा हो सकता है, चाइना कभी भी हमें इसे कट ऑफ कर सकता है, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकता है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डोकलाम इंसिडेंट यहीं ख़त्म होता है, तो हम नेक्स्ट इंसिडेंट पर पहुँचते हैं।
गलवान वैली इंसिडेंट, ये इंसिडेंट अभी रिसेंट इंसिडेंट है, 2020 का ही है। जून के महीने में हुआ था। बहुत ही सैड न्यूज़, बहुत ही दुखद खबर आई थी कि हमारे 20 जवान और एक कमांडिंग ऑफिसर जो हैं वो शहीद हो गए थे गलवान में। तो ये इंसिडेंट हुआ क्या था दोस्तों? पहले तो हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है ईस्टर्न लद्दाख। ये देखिए, ये रहा, ये यहाँ पर है गलवान। ये जो पार्ट है ये है गलवान। ये LAC के एकदम नज़दीक है ना। ये इंडिया में आता है, गलवान जो है इंडिया में आता है। गलवान एक रिवर है, तो ये गलवान वैली जो घाटी है वो यहाँ LAC के पास है। ओके, ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया के टेरिटरी में आता है। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट काफ़ी वॉयलेंट इंसिडेंट था दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना ने डिस्क्लोज नहीं किया कि उनके कितने आर्मी के लोग मारे गए, बट वो इस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही थे, 20 से ज़्यादा थे। बट ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ इसके रीजंस देखेंगे हम। बहुत ही वायलेंट क्लैश था। अच्छा, ये हम जान लेते थे कि ये वायलेंट क्लैश था 67, कल हमने पढ़ा था 67 में जो इंसिडेंट हुआ था, है ना। कहाँ पे हुआ था? नाथुला। तो नाथुला और चोला जो हमने पढ़ा था, कहाँ था वो? सिक्किम में। तो 67 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सबसे ब्लडीएस्ट इंसिडेंट यही है। सबसे ज़्यादा खून खराबा अब हुआ है 67 के बाद। एक बीच में इंसिडेंट ज़रूर हुआ था 75 में, हमारे 4 असम राइफल्स के जवान मारे गए थे। वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में हुआ था वो। उसके बाद से लेकर, पर उसका कोई इतना ज़्यादा मुद्दा उठा नहीं, उसकी काफ़ी सारे व्यूज़ हैं। और उसके बाद काफ़ी शांति थी 75 के बाद, और सीधा अब, है ना, 45 ईयर्स बाद में, 45 साल बाद अब गलवान में जो है बहुत ही खून खराब हुआ है। अच्छा, मई में, गलवान से पहले मई में यहाँ प्योंगयांग लेक है। देखिए, पेंगोंग लेक है। ये पेंगोंग लेक जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में फैला हुआ है, काफ़ी लंबा सा लेक है। और यहाँ पे भी एक इंसिडेंट हुआ था, बट यहाँ पे खून खराबा नहीं हुआ, किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई, बट यहाँ पे भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था मई में। तो ये चल रहा है, मई से चल रहा है, इसी का पार्ट है ये गलवान। यहाँ पे तो खून खराबा हो गया इन्होंने। और यहाँ खास बात है, यहाँ पे कोई गोलीबारी नहीं हुई, गोलियाँ नहीं चली है। इन्होंने जो दूसरे हथियार है, चाकू, गुलाड़ी, इसी से पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ ये, और खून खराबा हो गया। तो काफ़ी गलत हुआ ये। ठीक है, तो ये क्यों हुआ दोस्तों, ये देख लेते हैं क्यों, इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये था कि इंडिया एक्चुअली यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। चाइना का, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना ने तो यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है इस एरिया में, है ना। यहाँ रोड नेटवर्क बना चुका है, यहाँ पे काफ़ी हेलीपैड्स और काफ़ी अपने मिलिट्री पोस्ट बना चुका है, मिलिट्री बेसिस बना चुका है। बट यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे अपना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड नेटवर्क है, नहीं बनाया। तो इंडिया यहाँ पे अब अपने इस पर ध्यान दे रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं आ रही है। तो प्राइम रीज़न जो था वो यही था। हम एक रोड बना रहे हैं यहाँ पे, दौलत बेग ओल्डी रोड कहते हैं इसे। ये देखिए, दौलत बेग ओल्डी रोड है, ये वाला दूसरा मैप देखिए। तो ये दौलत बेग पोस्ट है हमारी यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में। यहाँ से ले के लिए, ये जो ले तक जा रहा है ये रोड, ये नया रोड हम बना रहे हैं। पहले यहाँ से ले से लद्दाख, यहाँ दौलत बेग जाने के लिए हमें कम से कम 2 दिन लग जाते थे, पर अब ये जो नया रोड बन रहा है इससे हम 6 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये इंडिया के लिए। ये चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि ये रोड वोड बना रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे अब ये भी थोड़ा इनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, और हम कैसे कब्जा कर लेंगे। आपको पता ही है चाइना धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो इस चीज़ में उनके रुकावट होगी। तो ये चीज़ पसंद नहीं आई। पहला प्राइम रीज़न यही था कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहाँ पे रोड नेटवर्क बना रहा है, ये था प्राइम रीज़न। और रीज़न क्या हो सकता है? और रीज़न ये है कि हमने अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, जो स्पेशल स्टेटस देता था कश्मीर को, ये हमने हटा लिया। तो ये चीज़ भी इसको, चाइना को पसंद नहीं आई कि ये क्या है, पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर इशू में। और पाकिस्तान का अगर हैवी हैंड रहता है तो ये फ़ायदा किसका है? चाइना का ही फ़ायदा है, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं इस वजह से। तो ये चीज़ भी एक रीज़न था। इसके अलावा और क्या आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीज़न लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि भाई इंडिया के जो क्लोज टाइज हो रहे हैं वेस्ट के साथ, जापान के साथ, ये भी चाइना को पसंद नहीं आ रहे। तो वो ये ऐसी हरकतें जो है छोटी मोटी करते रहता है। ठीक है, और मेन क्या इशू है, ये इन जगहों को डिस्प्यूटेड बता देता है ना। इन जगहों को डिस्प्यूटेड बता देता है। जैसे गलवान है, ये इंडिया में है, बट अब यहाँ पे जो इंसिडेंट हो गया ऐसा, अब उसके बाद क्या है, ये हाईलाइट हो गया इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और प्लस चाइना इसको बोलने लग गया है कि भाई ये जो पार्ट है ये तो हमारा है,
गलवान जो पार्ट है हमारा है। ऐसे ही चाइना हमेशा ऐसे ही करता है, छोटे मोटे झगड़े करता है, जो कि युद्ध नहीं होते, बट युद्ध नहीं कर सकते उस बेसिस पे, बट उस पर क्या है कि चाइना अपने उस एरिया को डिस्प्यूटेड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ये जो एक एरिया है, अब चाइना क्या करेगा, अपने पूरे बाउंड्री में ऐसा हक नहीं जमाएगा कि ये पूरा एरिया जो है हमारा है। ये जो एक छोटा सा पार्ट लेगा कि यार ये छोटी सी बाउंड्री ले लेते हैं, है ना, ये जो एरिया है गलवान वैली, इसमें थोड़े से आगे खिसक जाते हैं। यही इंसिडेंट हुआ था, ये थोड़े से आगे आ गए थे, प्योंगयांग में भी यही हुआ था, ये थोड़े आगे खिसक गए। तो ये लोग आगे आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ये एरिया हमारा है, फिर उस पर थोड़ा डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तब ये हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने के बाद जब हम कहते हैं कि ये तो हमारा एरिया है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया में गिनने लगते हैं, ठीक है। और जब कोई एरिया डिस्प्यूटेड एरिया में आ जाता है तो फिर क्या है, आपको बैठ के बातचीत करनी पड़ती है। अब उसके लिए वॉर तो कर नहीं सकते, वॉर हुआ नहीं, आपने देखा गलवान इंसिडेंट के बाद, वॉर तो कर नहीं सकते, बैठ के बातचीत करेंगे और फिर इसमें निगोशिएशन में वो थोड़ी बहुत ज़मीन ले लेते हैं। ये हमेशा उनकी टेक्निक रही है दोस्तों, ठीक है। तो हमने देख लिया इंसिडेंट क्यों हुआ, ठीक है, इसके रीजंस देख लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहले इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, दूसरा आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, तीसरा कि भाई इंडिया के जो रिलेशंस है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जापान के साथ, यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये काफ़ी क्लोज टाइज ये पसंद नहीं आ रहे चाइना को। ओके, चलिए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा कवर हो चुका है ना गलवान। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सीपैक क्या है ये हम जान लेते हैं। ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है चाइना का, और ये देखिए ये रहा, ये कनेक्ट करेगा काशगर। काशगर जो है जिंगजियांग प्रोविंस में है चाइना में, ये उसको कनेक्ट करेगा किससे, ग्वादर पोर्ट से, जो पाकिस्तान में है। यहाँ पे ये देखिए ये रहा, ये ग्वादर पोर्ट यहाँ पे। तो चाइना को इससे अरेबियन सी में जो है अरब सागर में एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये 60 मिलियन यूएस डॉलर के लगभग है, मिलियन नहीं सॉरी बिलियन डॉलर्स के बराबर इसका इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना यहाँ पे। और यहाँ से ये गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेलवे, रोडवेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करेगा। और कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं इसने यहाँ पे, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगा। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं दोस्तों, अच्छा ये देख लेते हैं, एक फैक्ट्स देख लेते हैं इस बारे में। ये 2013 में शुरू हुआ था, ठीक है, और ये पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं इसे, ये उसका पार्ट है। अच्छा, ये जो है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दिया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना एक नेटवर्क बना रहा है दोस्तों, जो रोड, रेलवे और वाटरवेज मिला के होगा। काफ़ी रोड्स और रेलवेज और वाटरवेज बना रहा है, जिससे ये यूरेशिया में कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, चाइना से यूरेशिया तक। ये देखिए यहाँ से चाइना से, तो ये बना के यहाँ से ये एक्सेसिबिलिटी चाहता है, ऐसे काफ़ी रोड प्रोजेक्ट्स बनाएगा ये, जैसे ये भी बना रहा है। और फिर बाद में ये वाटरवेज भी बना रहा है, जो पानी से होते हुए भी जाएगा, जो कनेक्ट करेगा यहाँ पे अफ्रीका को। तो यूरेशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए जो ये नेटवर्क बना रहा है, इसे कहते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये बना रहा है सिल्क रोड की तर्ज पर। सिल्क रोड क्या था दोस्तों, एक एंशियंट ट्रेड रूट था सिल्क रूट, तो उसके तर्ज पे ये बना रहा है कि हम ये मॉडर्न सिल्क रूट भी कहते हैं इसे, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। तो इसके बारे में डिटेल में कभी आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा इस पर। तो अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सीपैक जो है वो पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, है ना। और ये कहाँ से कहाँ बन रहा है हमने देख लिया, काशगर जो जिंगजियांग प्रोविंस है वहाँ से लेके पाकिस्तान तक, ठीक है। ओके, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं दोस्तों, इसके फ़ायदे चाइना को क्या है, पाकिस्तान को क्या है, इससे इंडिया को क्या क्या कंसर्न्स है, इश्यूज़ है, ये देख लेते हैं। तो चाइना को इससे क्या फ़ायदा है, चाइना को तो साफ दिख रहा है ना। चाइना को अरेबियन सी जो है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, सबसे पहली एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी उसकी। तो पहले जो है ये देखिए, आप बड़े मैप में बताता हूँ, पहले जो है यहाँ से जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं वो होते हुए ये पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करके या मलक्का से होते हुए फिर ये चाइना में जाते थे। ओके, इसके जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं, जो अपने इसके जो शिप्स हैं, वो इतना रास्ता कवर करके फिर इसके पास पहुँचते थे। अब जो ये सीपैक बनने के बाद ये जो है इतना सा, बस इतना सा कवर करना होगा, इससे क्या 12,000 किलोमीटर के लगभग कम हो जाएगी इसकी दूरी, है ना। और इसके साल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे। तो ये चाइना को तो काफ़ी फ़ायदा है इससे, ओके। और स्ट्रेटजिकली भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस पे ये इसके नज़दीक ही है, ग्वादर के एकदम नज़दीक है। तो ये चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। चोक पॉइंट्स जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
बाब एल मंडाब है यहाँ पे, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहाँ पे। ये जो है ये चोक पॉइंट्स कहते हैं इसको। चोक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? चोक पॉइंट्स जैसे गला दबा देते हैं वैसा। देखिए आप यहाँ अगर किसी का कब्जा है तो यहाँ पे जो भी शिप्स आ रही है जा रही है उस पर इसका कमांड होगा, वो किसी को भी रोक सकता है, वहाँ पे कंट्रोल कर सकता है उस एरिया को। और चोक पॉइंट्स यहाँ से जो है ट्रेड होता है, मैक्सिमम ट्रेड जो है वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ बाब एल मंडाब से होता है। जो मेन है वो तो यहाँ से होता है। देखिए यहाँ पे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया ये सब है, तो कम से कम 80% जो ऑयल इम्पोर्ट्स जो है वो यहाँ से होता है, ऑयल ट्रेड। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना को काफ़ी फ़ायदा है। ये तो बात कर ली हमने चाइना की। पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान को तो बहुत ही फ़ायदा है। एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनके एनर्जी सिक्योरिटी होगी, है ना। मैंने बताया भी कि आपको बहुत ही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो यहाँ पे, चाइना उसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी इसी का पार्ट है सीपेक का। तो एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। प्लस उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क बन रहा है ना, वो काफ़ी यहाँ पे रोड्स और नेटवर्क्स भी बना रहे हैं। या इसके आसपास दोस्तों ये जो लाइन बनाई है लाल, इसके आसपास ये पूरे इकोनॉमिकल जोन्स बनेंगे, जैसे हमारी इकोनॉमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वैसे बनेंगे, काफ़ी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और ये कौन बना रहा है? पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर रहा है चाइना। तो ये तो हमने बात कर ली फ़ायदे की पाकिस्तान के लिए। अब इसमें घाटा क्या है? सस्पिशन क्या है? देखिए जैसे अभी हम्बन वाला एक्सपीरियंस हुआ था, उसमें क्या किया था चाइना ने? श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप किया हम्बन नाम का, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया उसमें, और फिर जब उससे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था तो उसने उससे पैसा मांगा पूरा का पूरा, कम से कम 1.5 बिलियन डॉलर्स उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे थे। और जब वो वापस रिटर्न नहीं आ रहा था अच्छा, तो क्या किया? तो उन्होंने कहा श्रीलंका को कि भाई ये जो पोर्ट है ये हमें दे दो। तो उन्होंने इन्हें चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया है कि आप यूज़ करो इसको जैसे यूज़ करना है। और उनका लोन जो है वो माफ़ करवाया उन्होंने, है ना, कम करवाया, 1.1 बिलियन लोन कम करवाया। चलिए, तो ये जो इंसिडेंट है इससे क्या सीखने को मिलता है? ये इंसिडेंट यहाँ पे रिपीट भी हो सकता है, इस जगह पे पाकिस्तान में रिपीट भी हो सकता है कि भाई यहाँ से अगर ऐसा का ऐसा इंसिडेंट हो गया तो ये ग्वादर पोर्ट जो है इस पे पूरे का पूरा कब्जा हो जाएगा चाइना का। ओके, और वैसे भी ये लोग तो चाइना और इंडिया काफ़ी, चाइना और पाकिस्तान काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो वो वैसे भी आराम से एक्सेस कर सकता है इसे। प्लस एक सस्पिशन की बात ये है कि जो ये ग्वादर पोर्ट है ये एक डीप सी पोर्ट है, बहुत ही गहरा बंदरगाह है ये। और कभी कॉमर्शियल यूज़ के लिए ऐसे गहरे बंदरगाह के काम नहीं आते, है ना। ये सिर्फ मिलिट्री यूज़ में काम आते हैं कि आप कोई बड़े बड़े सबमरीन्स हैं इनको अगर वहाँ पे डॉक कर रहे हैं तो वहाँ ऐसे डीप सी पोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये एक सस्पिशन है कि भाई यहाँ पे अगर आप कॉमर्शियल यूज़ के लिए ले रहे हो तो फिर ये ग्वादर पोर्ट पे तो मिलिट्री यूज़ में भी ले सकते हैं, ये एक सस्पिशन है। और प्लस जो ये पूरा जो सी पैक बन रहा है इसकी सिक्योरिटी के लिए इसको कौन दे रहा है सिक्योरिटी? पाकिस्तान पर, प्लस चाइना ने भी अपनी कुछ आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है, अपने आर्मी पर्सनल्स जो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। प्लस ये जो ग्वादर पोर्ट है ये देखिए, ये बलूचिस्तान वाले एरिया में है। बलूचिस्तान वाला एरिया ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया, आप जानते ही हैं, यहाँ पे काफ़ी आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है पाकिस्तान में, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सेंसिटिव है और चाइना इसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। बट इससे क्या बात निकल के आती है कि चाइना में पाकिस्तान में चाइनीज़ आर्मी का प्रेजेंस, ये चाइना की सोवरेनिटी, संप्रभुता पे क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये कभी अच्छा पॉइंट नहीं है इंडिया के लिए, प्लस पाकिस्तान के लिए भी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। चलिए अब देखते हैं इंडिया को इससे क्या कंसर्न है। सबसे बड़ा क्या कंसर्न है कि ये गुजर रहा है पीओके से। ये देखिए, ये पीओके से गुजर रहा है, ये जो पार्ट है ये पीओके है ना। तो ये पीओके से गुजर रहा है, ये बात इंडिया को पसंद नहीं है। इंडिया कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे यहाँ से निकल रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये यहाँ से पीओके से जा रहा है। चलो अभी वहाँ पे पीओके में किसका एडमिनिस्ट्रेशन है? पाकिस्तान का। तो इंडिया को इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि चलो वो बना रहे हैं। दिक्कत ये है दोस्तों कि यहाँ पे इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया आपको 60 मिलियन डॉलर्स का, लगभग बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट हो गया तो फिर बाद में इसे हटाना सही नहीं होगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये थोड़ा लेजिटिमेसी मिल जाएगी किसको? पाकिस्तान को, कि ये जो पार्ट है, जो कश्मीर का जो ये पार्ट है, पीओके पार्ट है, ये पाकिस्तान का है और फिर हमें इसे वापस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए इंडिया इसको अपोज कर रहा है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा कंसर्न है कि भाई जो ये ग्वादर पोर्ट है, आपको बताया मैंने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक है और हमारा
जो ऑयल इंपोर्ट है वो भी हमारा ऑयल इंपोर्ट जैसे ईरान से और आता है वो यहीं से आता है, यहाँ से आता है, और फिर यहाँ हमारे महाराष्ट्र और यहाँ गुजरात इस वाले एरिया में यहाँ जो पोर्ट्स हैं हमारे इन महाराष्ट्र में, यहाँ पे आके शिप्स आती हैं। तो ये एक यहाँ पे अगर मेरा चाइनीज़ प्रेजेंस हुआ तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। देख रहे हैं आप ये काफ़ी नज़दीक है, तो ये अच्छा नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें दिक्कत है। और क्या हो सकता है, और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिक्कत है, एनर्जी और डिफेंस दोनों ही। अब अगर कभी हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो ये यहाँ से हमारा चोक कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से ये अटैक जो ये यहाँ पे अपने सबमरीन्स ले सकते हैं, सबमरीन से इसको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। वरना क्या है, देखो ये देखो इसकी कोस्ट कितनी दूर है ना, ये इतनी दूर है यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान ये इंडिया के बहुत ही नज़दीक है, तो यहाँ वो अपने सबमरीन्स ला सकता है, अपने जो जंगी जहाज़ है वो यहाँ पे खड़े कर सकता है, और कभी भी अगर माहौल ख़राब हो, वॉर जैसी अगर स्थिति होती है, तो वो हमें डरा धमका सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इतना बहुत है। इंडिया के कंसर्न्स क्या है, सबसे बड़ा पीओके है ना, जो पीओके वाला पार्ट है उसमें कंसर्न्स है। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, यहाँ दिक्कत है, ओके। और वैसे तो अच्छा है कि भाई पाकिस्तान का इकोनॉमी अच्छी होगी, तो ये एक पॉइंट अच्छा ही है, क्योंकि अगर नेबर थोड़ा मतलब प्रॉस्परस हुआ, उसके पास पैसे वैसे आ गए, तो वो क्या है, झगड़ा वगड़ा कम करेगा हमारे साथ। तो एक तरह से तो ये अच्छा है, थोड़ा पीसफुल टर्म्स होंगे। बट मेन इशू क्या है, ये जा रहा है पीओके से, ओके। और प्लस ये ग्वादर पे भी हमारे काफ़ी सस्पिशन है। इसको काउंटर करने के लिए क्या किया इंडिया ने, यहाँ चाबार चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है ना, ईरान के साथ यहाँ पे। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सी पैक मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी पैक कहाँ से कहाँ जा रहा है, काशगर जो है ये जिनजियांग प्रोविंस से ग्वादर ग्वादर पोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो सी पैक कंप्लीट, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये एक थ्योरी है, बहुत ही पुरानी थ्योरी दी हुई है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोतियों की माला, है ना। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि जैसे मोतियों की माला की तरह चाइना जो है इंडिया को घेरना चाहता है। ये देखिए, जो ये लाल लाल पॉइंट्स जो बनाया मैंने, ये पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है। जैसे अभी ग्वादर की हमने बात करी, है ना। ये जो बंदरगाह हैं अलग अलग, श्रीलंका में बनाया, पाकिस्तान में बनाया, बांग्लादेश में बनाया, म्यांमार, और यहाँ पर इंडोनेशिया में भी है। तो ये जो है, और यहाँ जिबूती में तो इसका मिलिट्री बेस ही है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह ये इंडिया को घेर रहा है, ओके। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। वैसे तो ये बहुत पुरानी थ्योरी है, बहुत पहले से ही पाकिस्तान ये जो चाइना है ये ऐसे कर रहा है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की? शुरुआत में क्या किया, चाइना ने अपने कुछ जहाज़ जो हैं, जंगी जहाज़ जो हैं, वो इंडियन ओशन में लिया है। जो इंडियन ओशन है, पहली बात, ये जो अरब सागर है, ये इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन हमेशा इंडिया का मेन यहाँ पे दबदबा रहा है इंडियन ओशन में, हमेशा, ओके। क्योंकि इंडिया के इतना नज़दीक है। पहली बात तो यहाँ चाइना का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट चाइना के लिए क्यों था, क्योंकि चाइना यहाँ से अपना सारा ऑयल इंपोर्ट, जैसे हमने किया था कि सारा ऑयल इंपोर्ट करता है। तो यही बहाना देके चाइना ने अपने जंगी जहाज़ जो है वो इंडियन ओशन में ले आया। और क्या कहा, ये कहा कि हमें प्राइवेसी, जो समुद्री डकैत हैं उनसे हमारे जो कॉमर्शियल जहाज़ हैं उनको बचाने के लिए हम ये लाए हैं, उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम ये लाए हैं, ठीक है। पर यहीं चाइना नहीं रुका, उसने यहाँ पर पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ समझौता किया और वहाँ पोर्ट डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। तो पहले पहले तो वो पोर्ट डेवलप कर रहा है, कह रहा है कि भाई यहाँ पे हम कमर्शियल यूज़ लेंगे, इसलिए हम ये पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा उसने किया, बांग्लादेश में चिटागोंग, म्यांमार में कयकप्यू, है ना, और पाकिस्तान में ग्वादर। तो ये पोर्ट्स जो हैं एक एक करके समझौता किया इनके साथ और पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया काफ़ी पहले ही, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या, इन पोर्ट्स का मेन मकसद सिर्फ कॉमर्शियल ही नहीं था। कुछ पोर्ट्स इसने ड्यूल यूज़ पोर्ट्स भी हैं कि भाई ये मिलिट्री यूज़ में भी ले सकते हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। अभी ये जो चाइना कह रहा है कि ये प्योरली कॉमर्शियल पर्पस से हम यूज़ करेंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया, इस पर सस्पिशन है ना। और आपको लगता है कि भाई अगर हमारे बीच में कोई वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो ये यहाँ पे इसको मिलिट्रीली यूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। वैसा का वैसा श्रीलंका में हुआ। देखो, श्रीलंका में हम्बनटोटा यहाँ इन्होंने बनाया और फिर इन पे कर्जे का जाल था एक। ये क्या किया, इनको बहुत कर्जा दे दिया, लोन दे दिया। अब जो लोन वापस आया नहीं, वहाँ से कुछ रिटर्न आ नहीं रहा, तो उन्होंने वो हथिया लिया, उन 99 साल के लिए उसे लीज पर ले लिया, और अब ये उनके अंडर है, वो कैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में बस इतना ही क्रक्स है कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। इस थ्योरी में क्या है कि चाइना इंडिया को घेरना चाहता है,
एक बहुत सारे बंदरगाह उसने खोल दिए और वो घेरना चाहता है इंडिया को, ताकि कभी भी अगर कैसी भी सिचुएशन आया तो ये इंडिया को वहाँ से जब लैंड से अटैक करने के साथ साथ वाटर अटैक भी कर सके, एक उसके पास वाटर वाला एज भी हो कि वो नीचे से यहाँ पे कोस्ट, देखो कोई कोस्टल बाउंड्री है नहीं पाकिस्तान इनके साथ, चाइना के साथ, क्योंकि ये पूरा देखो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ जाता है ना, और यहाँ पे तो पूरा लैंड एरिया है, चाइना ऊपर हो गया, तो इसको यहाँ पे एक एज चाहिए था। तो अभी इसके जो ये पोर्ट्स बन गए हैं तो इसको अभी एक थोड़ा एज मिल गया है, अगर कभी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो इसको चाइना को यहाँ पे ये फ़ायदा हो सकता है कि ये प्रेशर बना सकता है इंडिया पे। ओके, और इंडिया का देखो यहाँ पे जो इंडिया की जो पोर्ट्स है ये देख लो, यहाँ पे एक पोर्ट है ना, महाराष्ट्र में या साउथ में जो भी पोर्ट है इनके सब नज़दीक नज़दीक है। एक मालदीव के अंदर भी बात चल रही है, चाइना वहाँ पे भी एक पोर्ट बनाने की बात कर रहा है, तो ये सारे पोर्ट्स इन पोर्ट्स के नज़दीक है, आप देख रहे हैं, तो कॉमर्शियली भी हमें ये चोक कर सकता है कभी, है ना, कभी कभार बदमाशी कर सकता है। आपने देखा जैसे वहाँ पे जो एलएसी पे ये बदमाशी कर रहा है तो यहाँ पे भी कभी बदमाशी कर सकता है, इसलिए इंडिया के कंसर्न्स हैं इसको लेके काफ़ी, और इंडिया ने इसको काफ़ी टाइम से, ये थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी है, ये काफ़ी टाइम से ये चाइना इस पे काम कर रहा है, एक एक करके उसने ये पोर्ट्स बनाए धीरे धीरे, है ना, पोर्ट्स डेवलप किए, तो इंडिया ने इसके लिए कभी कुछ काउंटर किया नहीं। पर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद इंडिया की पॉलिसी काफ़ी एग्रेसिव रही है इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेके, और इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या क्या किया है इसके पीछे देखते हैं। एक और थ्योरी है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या है? ये भारत की स्ट्रेटजी है कि भाई हम चाइना को, अब तुमने हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मोतियों के धागे से हमें पूरा कैप्चर किया है, तो हम आपको एक नेकलेस, हम डायमंड्स देंगे, डायमंड से आपको कैप्चर करेंगे, ठीक है, डायमंड नेकलेस से। तो ये जो डायमंड्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये डायमंड्स नहीं है, ये हमने इन कंट्रीज़ के साथ में जो पोर्ट्स बनाए हैं या फिर स्ट्रेटजिकल हमने कुछ पैक्ट्स किए हैं उस पर बेस्ड है। जैसे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी पहले थे मंगोलिया जाने वाले, है ना, तो मंगोलिया के साथ हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्टार्ट किए। अब हम उनके साथ एक एक्सरसाइज भी करते हैं, क्या नाम है उसका एक्सरसाइज, नोमेडिक एलिफेंट, है ना, ये हम करते हैं मंगोलिया के साथ। तो मंगोलिया के साथ हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन कर रहे हैं, मंगोलिया चाइना का नेबर है नॉर्थ में, है ना। जापान के साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं ही है, जापान के साथ भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिसेंट एक एक्सरसाइज हुई है, कौन सी, मालाबार एक्सरसाइज, किस किस के बीच में होती है ये, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये रिसेंट अभी एक्सरसाइज हुई है। और चाइना को हमेशा इसमें, चाइनीज़ मीडिया हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मीडिया छापता रहता है कि ये गलत हो रहा है, ये क्या है, ये चाइना के अगेंस्ट में हो रहा है ठीक है, तो जापान के साथ हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और हमने जो ये पोर्ट्स बनाए हैं यहाँ पे, वियतनाम के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, हम स्ट्रेटजिकल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल्स देने की बात कर रहे हैं, उन्हें बेचने की बात कर रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल्स क्या है, सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स है, ये अगर वियतनाम के पास आया तो ये चाइना को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वियतनाम के साथ भी चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है। ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे पूरा, ये साउथ चाइना सी में उसके डिस्प्यूट्स हैं, सिर्फ वियतनाम नहीं, यहाँ पे इंडोनेशिया, इनकी सब, ब्रूनेई, इनके साथ इसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो ये इसको पसंद नहीं है। तो ये काउंटर करने के लिए एक वियतनाम जो उसका दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वियतनाम के साथ भी हम अच्छे रिलेशन रखें, स्ट्रेटेजिक रिलेशन हम बढ़ा रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। ताइवान के साथ भी हमने अभी रिलेशन तो अच्छे थे ही थे, अब हम उनसे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़ा रहे हैं, है ना। और उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो उस पर भी हमने थोड़ा बहुत काम किया है कि जो बाहर के जो पोर्ट्स हैं, जैसे चाबार पोर्ट, दुक्कम पोर्ट, असम्पशन पोर्ट, चांगी, सबांग, इन सब पे भी कुछ पैक्ट साइन किए हैं। इंडिया को यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मिल गई है ना, सिर्फ कॉमर्शियल नहीं, मिलिट्री यूज़ के लिए, नेवल बेस के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक एक करके लेते हैं, चांगी पोर्ट है, तो चांगी पोर्ट 2018 में सिंगापुर के साथ हमने एक पैक्ट किया। अब उसमें क्या है कि हम अभी यहाँ पे इसे एज अ लॉजिस्टिकल यूज़ के लिए ले सकते हैं, मतलब सैन्य यूज़ के लिए ले सकते हैं। जैसे अगर कभी हम हमारे जो सबमरीन्स है या फिर शिप्स हैं यहाँ पे ले आए, एक मिनट मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये ब्लू की वजह से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कभी समझ लीजिए कि इंडियन शिप्स जो हैं वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उन्हें वापस, जैसे वियतनाम के साथ अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, साउथ चाइना सी में आते हैं, तो फिर उसकी रिफिलिंग करनी हो या फिर, है ना, तो वो उसके लिए हम यहाँ पे इस चांगी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नज़दीक है देखिए, वरना हमें पूरा यहाँ पे वापस आना पड़ता, तो ये वापस यहाँ पे आके रिफिलिंग कर सकते हैं, प्लस लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा। लॉजिस्टिकल सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि सैन्य हमको सुविधा मिलेगी, उनके रेडार्स वेडार्स हम यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी पैक थी
और चाइना को ये काउंटर करने के लिए है। तो चांगी पोर्ट हो गया, उसके बाद देखिए सबांग पोर्ट, सॉरी, सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इंडोनेशिया के साथ जो ये सबांग है, इसमें हमने 2018 में हमने इनके साथ भी पैक्ट किया, और यहाँ पे भी हमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट और नेवल बेस इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अजम्पशन आइलैंड जो है यहाँ पे, अजम्पशन आइलैंड कहाँ है? सिचल्स में। ये सिचल्स यहाँ पे देखिए, ये अफ्रीका के यहाँ पे ये टापू है कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन आइलैंड है। अजम्पशन आइलैंड पे हमें एक एक मिलिट्री बेस, मिलिट्री नेवल बेस तैयार करने का हमें जो है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, समझौता किया है इनके साथ। तो हम यहाँ पे एक नेवल बेस बना रहे हैं जिससे हम सिचल्स के साथ शेयर करेंगे, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये चाइना जो अफ्रीका में जो भी इसका जो शिप्स आ रही है, जा रही है, तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कभी अगर ऐसा हुआ तो हम भी उनको काउंटर कर सकते हैं, हम उन पर दबाव बना सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए ये दुक्कम पोर्ट है, ये ओमन में है यहाँ पर। तो दुक्कम पोर्ट की भी एक्सेसिबिलिटी हमें मिल गई है, इसे भी हम डेवलप कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। और ये डेवलप होने के बाद यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा दबदबा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के भी नज़दीक है ना। और प्लस आपको बताया था मैंने, यहाँ पे ये ग्वादर पोर्ट बना रहा है, और यहाँ पे जिबूती है, यहाँ पे ये जिबूती है। जिबूती जो है, जिबूती में चाइना का मिलिट्री बेस है, यहाँ पे कॉमर्शियल, यहाँ खुले आम इनका मिलिट्री बेस है, मिलिट्री नेवल बेस है। तो ये कभी अगर समझिए कि यहाँ से यहाँ पे अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो हम बीच में इसे सर्वे कर सकते हैं, सर्वेलेंस रख सकते हैं, प्लस अगर सिचुएशन ख़राब हो तो हम इस पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो इसलिए दुक्कम पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चाबार पोर्ट, हमने बात करी थी, चाबार पोर्ट जो है वो ईरान के साथ हम बना रहे हैं, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नज़दीक है। ये हमारे जो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी है, इसको बनाए रखने के लिए, इस पर इसकी सिक्योरिटी के लिए हमने, क्योंकि हम देखिए सब मेन जो ऑयल इम्पोर्ट्स है वो यहाँ से करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए। ईरान से आता है तो ये चाबार से आ जाएगा, ओके। बट हम अगर दूसरी ये मिडिल ईस्ट कंट्री से अगर ऑयल मंगाते हैं तो ये यहीं से आएगा। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये काफ़ी हमारे लिए सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन मार्क था। तो इसको हमें चाबार पोर्ट, एक इसका काउंटर है इंडिया की तरफ से, तो ये हम डेवलप कर रहे हैं। चाबार पोर्ट के डेवलप होने से और क्या फ़ायदे होंगे? चाबार पोर्ट से हम एक यहाँ पे एक रेलवे लिंक बना रहे हैं जो यहाँ से अफ़गानिस्तान जाएगा, और अफ़गानिस्तान से आगे हम रोड लिंक बनाएंगे, और आगे हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ओके। और मंगोलिया के साथ तो है ये, देखिए, तो ये है नेकलेस ऑफ डायमंड्स थ्योरी, ठीक है। ये आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, ये काउंटर करने के लिए किसको? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को। अगर एग्जाम्स में कभी पूछा जाए, आप स्ट्रेटजी या डिफेंस की बात हो चाइना के साथ, तो आप इन दोनों चीज़ों को कोट कर सकते हैं, है ना। चाइना का कोट कर सकते हैं कि चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू इंडिया को घेरना चाहता है, उनमें उन पोर्ट्स का नाम लिख दीजिए, ओके। और उसी के काउंटर में इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी अपना रहा है, वो चाइना को घेरना चाहता है एक डायमंड नेकलेस से, देख रहे हैं। और डायमंड नेकलेस में ये जो पॉइंट्स है, इनका नाम ज़रूर लिखना आप, है ना। पहले इन पोर्ट्स का नाम लिख देना, चाबार, दुक्कम, अजम्पशन, सबांग, चांगी, इनके बारे में लिख लेना कि ये जो है ये हम पोर्ट्स बना रहे हैं, इससे हमारे जो ये इंडियन ओशन है ये सिक्योर करने के लिए बना रहे हैं। प्लस हमारे जो रिलेशंस हैं वियतनाम के साथ हमने अच्छे किए हैं, ताकि साउथ चाइना सी जो है यहाँ पे भी हम कुछ से रख सकें, और प्लस ताकि यहाँ से हम प्रेशर बना सकें। हमें वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए साउथ चाइना सी से, ओके, बट हम उस पर प्रेशर बना सकते हैं। जैसे चाइना यहाँ पे प्रेशर बना रहा है, वैसे ही हम यहाँ पे कभी प्रेशर बना सकते हैं। जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मंगोलिया के साथ अच्छे हो रहे हैं। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना है तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, ये पॉइंट्स लिखने हैं इनको, ठीक है, एक एक को। तो अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं दोस्तों? चैलेंजेस सबसे बड़ा अभी जैसे चाबार के साथ आया है कि चाबार अभी ईरान ने कहा कि भाई हमें बराबर फंडिंग नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से इंडिया से। तो हम अब जो ये प्रोजेक्ट हैं, जो ये रेल लिंक बन रहा है यहाँ से, चाबार पोर्ट नहीं, यहाँ से जो ये रेलवे जो हम बना रहे थे यहाँ से आगे, वो रेलवे लिंक अब ईरान कह रहा है कि हम खुद बनाएंगे। और ये एक थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि इंडिया ने फंडिंग बराबर की नहीं होगी।
तो इस वजह से, और इंडिया को ये भी डर था क्योंकि कहीं यूएस सैंक्शन ना कर दे, इस वजह से हमने इन्हें फंडिंग नहीं करी होगी, वरना ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। तो इंडिया काफ़ी ज़ोरों शोरों पे काम कर रहा था पहले। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा और चैलेंज क्या है कि भाई चाइना ने जितना इन्वेस्ट किया है अपने पोर्ट्स में और इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाले पॉलिसी में, तो ये इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने नहीं किया। चाइना, आप जानते हैं, चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और इंडिया सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो ये एक डिफरेंस आप देखते हैं, ह्यूज डिफरेंस है ना। काफ़ी पैसा है उनके पास खर्च करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने अपना पैसा खर्च किया है, उस तरह से इंडिया ने इतना पैसा खर्च नहीं किया, इतना खर्च नहीं कर पाया। तो ये एक चैलेंज है, इसलिए उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रह जाता है। तो ये आज की क्लास के लिए ये बहुत था, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप लिख लें तो बहुत होगा, है ना। और यहीं पे मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ आपको हर सब कुछ समझ आया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। बॉर्डर इशू डिस्कस किया था, इसमें हमें लाइंस याद रखनी है, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, फिर मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैकमोहन लाइन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, डोकलाम। डोकलाम का इंसिडेंट मैंने बता दिया आपको कि डोकलाम क्यों इंपॉर्टेंट है। डोकलाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पठार पे है, प्लस वो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक है। ओके, उसके बाद हम आए थे गलवान पे। गलवान को ही डिस्कस कर लिया। गलवान का भी इंसिडेंट मैंने आपको बता दिया, क्या हुआ था, क्या उसमें इंसिडेंट हुआ है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों किया इसने ऐसा, चाइना ने, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे रेलवे, हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ओके, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने देख लिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स के बीच में रिलेशन क्या है। आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अगर स्ट्रेटेजी या फिर डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी आता है चाइना के साथ, तो आप इसको ज़रूर कोट करना, है ना। इन दोनों थ्योरीज को ज़रूर कोट करना, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सो होप आपको सब समझ आया हो दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास पर। थैंक यू।